नमस्कार दोस्तों। 8 मार्च यानी महिला दिवस। इस अवसर पर सभी महिलाओं और उनके काउंटर पार्ट पुरुषों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई। महिला दिवस पर आज मैं आपको एक अलग अनुभव कराने वाला हूं। एक साहित्यिक रचना जो ख़ास महिला दिवस के अवसर के लिए लिखी गई थी। मेरे अग्रज सुनामधन्य वरिष्ठ साहित्यकार श्री राजकमल जी की कहानी मैं आपको सुना रहा हूँ। कहानी निश्चित रूप से आपको सोचने के लिए मजबूर कर देगी, आपकी सोच को एक नई दिशा देगी। दरअसल मेरे मन में चल रहा था कि इस वर्ष इस मौके पर मैं आपको क्या विशेष दूं। और ये भी सच है कि मेरे चैनल पर महिला साथियों की संख्या ज़्यादा है और इन दिनों मैंने पहले ही आपको टैरो कार्ड रीडर बनने की राह दिखा दी है। हो सकता है कि बीच में किसी किसी दिन गैप पड़ जाए, लेकिन हर दिन मैं एक टैरो कार्ड का विश्लेषण कर रहा हूँ और जल्द ही सारे कार्ड्स की रीडिंग पूरी हो जाएगी और उसके बाद टैरो रीडिंग की जो डिफरेंट टेक्निक्स हैं उन पर भी हम चर्चा करेंगे। और लॉ ऑफ अट्रैक्शन की चर्चा तो हमेशा होती रहेगी, क्योंकि वो तो जाने अनजाने हम सब के जीवन का हिस्सा है ही। फ़र्क बस इतना है, कुछ लोग जानकर सीख कर अपने जीवन में वो सब अट्रैक्ट कर लेते हैं जो वो चाहते हैं, जैसा जीवन वो चाहते हैं, और बाकी अनजाने में या कभी कभी हठधर्मिता में वो सब अट्रैक्ट करते रहते हैं जो वो अपने जीवन में नहीं चाहते। लेकिन ये भी सच है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन यानी कुदरत का एक कानून, और कुदरत के किसी कानून से किसी को मुक्ति नहीं मिल सकती। खैर, इसीलिए मन में ये सवाल था कि आज क्या नया हो। तो मेरे मन में एक बहुत सुंदर सा ख्याल आया। महिला दिवस मतलब महिला दिवस पर कुछ ख़ास महिलाओं के लिए होना चाहिए। तो मुझे अपने भाई साहब का ख्याल आया। भाई साहब हिंदी साहित्य का एक बड़ा नाम है। उनकी तमाम कहानियाँ, कहानी संग्रह और उपन्यास अलग अलग पब्लिकेशंस में अक्सर छपते रहते हैं और अनेक अवार्ड्स उनको मिल चुके हैं। मुझे यकीन था उन्होंने महिला दिवस पर ज़रूर कुछ ना कुछ ख़ास लिखा ही होगा, और ये कहानी मैं पहले पढ़ चुका था। जब मैंने उन्हें बताया कि आपके पास महिला दिवस के लिए कुछ ख़ास है, मुझे वो चाहिए, तो उन्होंने सहर्ष ये कहानी आपके सामने रखने की सहमति दे दी। और दोस्तों, अब मैं वो कहानी आपके सामने रखने जा रहा हूँ। इस पर चर्चा हम फिर किसी और दिन करेंगे। आज बस कहानी होगी। गौर से सुनिएगा, पूरी सुनिएगा। एक पढ़ी लिखी कामकाजी महिला की अपने अस्तित्व और सभी महिलाओं की स्थिति को लेकर अंतर्द्वंद की कहानी। ये निश्चित रूप से आपके हृदय को छू लेगी। सभी महिला साथियों को तो पसंद आएगी ही, सभी सहृदय पुरुषों को भी सोचने के लिए मजबूर कर देगी। तो दोस्तों, ये कहानी सुनने के बाद आप अपने विचार ज़रूर साझा कीजिएगा, और कहानी पसंद आए तो वीडियो को तुरंत लाइक कीजिएगा। मैं कोशिश करूंगा कि राजकमल भाई साहब समय निकालकर आपके सभी कमेंट्स को पढ़ें और जवाब भी दें। इस चैनल पर दोस्तों आपको इसी तरह की वैल्यूएबल वीडियोस मिलती रहेंगी। और दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करके अगर बेल आइकन को दबा देंगे तो आगे आने वाली सभी वीडियोज़ की सूचना आपको सबसे पहले मिलेगी। और दोस्तों, जो चीज़ें अच्छी हों उन्हें अपनों के साथ शेयर करना भी बनता है। तो शेयर कीजिए अपने परिचय की हर महिला को, हर पुरुष को। और अब पेश है ये कहानी। दोस्तों, अब मैं कहानी पढ़ रहा हूँ। वनीता को लग रहा था कि जैसे फूलों से भरे बागों के बीचों बीच वो उन्मुक्त खड़ी है, प्रफुल्लित, बाहें फैलाए, ऊर्ध्वमुखी, उड़ने को तत्पर। फिर भी एक भय उसे बार बार छू जाता था। वो उठते बैठते एक ही बात दोहरा रही थी, मुझे घबराहट हो रही है। बड़ी बेटी स्नेहिल ने कहा, मम्मा अभी तो बहुत दिन हैं, आप अभी से। दुष्यंत ने भी बेटी से सहमत होते हुए वनीता को प्रश्न भरी नज़रों से देखा। वनीता ने अपने भय के कारण को थोड़ा स्पष्ट किया, हाँ इट्स टू फॉर, बट लग रहा है जैसे मैं हर समय स्टेज पर खड़ी हूँ, परफॉर्म कर रही हूँ, सबकी नज़र मुझ पर टिकी हुई है। बिलीव मी दुष्यंत, मैं कुछ बोल नहीं पा रही हूँ, स्पीचलेस, फीलिंग नर्वस। अनेक बार समझा बुझा चुकने के बाद दुष्यंत ने थोड़ा खींचते हुए कहा, छोड़ो यार, किस पचड़े में पड़ गई। एवरीवन नोज आज औरतें हर फील्ड में काम कर रही हैं। दे आर मच कैरियर कॉन्शियस नाउ। और इसके लिए गीत गाने की क्या ज़रूरत है, कुछ नहीं होता इससे। इट्स ऑल रूटीन एंड फॉर्मली पेपर वर्क, दैट्स इट। सच ये है कि तुम पढ़ी लिखी हो और जॉब कर रही हो। वनीता ने गंभीर होकर कहा, अभी भी अपने को एक्सप्रेस करने की ज़रूरत है। सेलिब्रेशन होता है मिशन को, विचार को जिंदा रखने के लिए, रिफ्रेश करने के लिए। टेल मी व्हाई वी सेलिब्रेट द इंडिपेंडेंस डे, रिपब्लिक डे, टीचर्स डे एंड चिल्ड्रंस डे वगैरह। ये सब सिंबॉलिज्म है।
आई एग्री विद ममा, स्नेहिल ने माँ का हौसला बढ़ाया। दुष्यंत बहस के मूड में नहीं था। कुछ पल खामोश होकर उसने स्वयं को शांत कर लिया। सिर्फ इतना ही कहा, देन गो अहेड एंड एक्सप्रेस योर सेल्फ। फिर डर कैसा। विनीता भी स्वयं को निरस्त करती हुई सी बोली, ये भय नितांत निजी है। ममा, इट्स वेरी सिंपल। आप सोचिए कि सामने जो ऑडियंस है वो एकदम डफर है एंड यू आर ओनली द जीनियस। स्नेहिल ने फिर माँ को उत्साहित करना चाहा। तभी छोटा बेटा शुभम भी माँ से लिपटते हुए हुलस कर बोला, मम्मी मम्मी, आप ना आंखें बंद कर लेना, कोई देखेगा भी नहीं। स्कूल में प्रेयर करते हुए मैं तो ऐसा ही करता हूँ। उसके सुझाव पर सभी हंस पड़े। वनीता ने उठाकर उसे चूम लिया। कार्यालय में हिंदी विभाग के वरिष्ठ अधिकारी मिस्टर सिन्हा ने वनीता को महिला दिवस पर होने वाले कार्यक्रम में गीत गाने के लिए आमंत्रित किया था। कहने लगे, गीत कोरस में है पर उसे लीड आप करेंगी। वनीता ने बचने की बहुत कोशिश की लेकिन मिस्टर सिन्हा नहीं माने। कहा, मैंने सुना है आप बहुत अच्छा गाती हैं और आपकी लिटरेचर में भी रुचि है, इसलिए नारी मुक्ति का आलेख भी आप ही को पढ़ना होगा। उसने तभी तय कर लिया था कि वो मिस्टर सिन्हा के भरोसे को तोड़ेगी नहीं। वो आज की नारी है, पति के साथ कंधा मिलाकर परिवार का पोषण करने वाली। उसके अपने विचार हैं, अपना व्यक्तित्व है। समाज में नारी की बढ़ती सहभागिता, उसकी प्रतिभा से वह परिचित है। उसकी समर्थक तो है ही। समाज में स्त्री की बदलती भूमिका की अभिव्यक्ति वो अवश्य करेगी। उसे महसूस हुआ कि दफ्तर, घर और समाज के लिए वो कितनी महत्वपूर्ण है। सप्ताह भर से कार्यक्रम की उधेड़-बुन में ही वनीता उलझी हुई थी। आज रविवार था और परसों उसकी परीक्षा का दिन, महिला दिवस था। घर के कामकाज से फारिग होकर वनीता लिखने बैठी। विचारों का रेला कभी इधर से आता, कभी उधर से। आधार की रेत एक ओर से दूसरी ओर चली जाती। वो बालकनी से बाहर देखने लगी। सामने दूर दूर तक यथार्थ का जंगल फैला हुआ था। उनके अपार्टमेंट के पास से गुजरता नाला कीचड़ और पानी से फनता, विशालकाय अजगर जैसा। अपार्टमेंट और नाले के बीच की दूरी में लगभग 150 घरों की झुग्गी बस्ती बसी हुई थी। झुग्गियों के बीच छोटे से चौक में मैले कुचैले बच्चों का झुंड खेल रहा था। वनीता ने दृष्टि अपने घर में समेट ली और स्वयं ही ड्राइंग रूम में लौट आई, जहां से जैसा जो भी सूझा लिखने लगी। फ़ोन के घनघनाने से लिखने का क्रम टूट गया। स्नेहिल अपनी सहेली के घर गई थी। शुभम नीचे पार्क में खेल रहा था और दुष्यंत अपने लैपटॉप के साथ व्यस्त था। कॉल रॉन्ग नंबर थी। खींच कर इधर उधर देखा उसने, नज़र एक्वेरियम पर जा टिकी। छोटी छोटी और रंगीन बहुत सी छोटी मछलियां टैंक में हिल रही थीं। कुछ तेज़ी से दाएं बाएं घूमती और कुछ बहुत ही शांत, शिकारी की तरह सरकती हुई। रंग और डिज़ाइन इतने खूबसूरत कि मुंह से बरबस वाह निकल जाए। किंतु वनीता को फिश एक्वेरियम या फिश टैंक की कल्पना ही कभी पसंद नहीं आई। वो जीव जंतु को किसी भी रूप में कैद करने की घोर विरोधी है। जब दुष्यंत एक्वेरियम लाया था तब विनीता ने विरोध किया था, किंतु दोनों बच्चों का समर्थन पापा के साथ था। अल्पमत होने के कारण उसका विरोध कारगर नहीं हुआ। दुष्यंत ने कहा था, लुक हाउ ब्यूटीफुल, आंखों में ठंडापन आ जाता है। घर में सुंदर चीज़ें हों तो कितनी अच्छी लगती हैं। जैसे तुम खूबसूरत हो तो घर और भी ज़्यादा सुंदर दिखता है। बेडौल और बदसूरत बीवी की तो मैं कल्पना भी नहीं कर सकता था। सुनकर सन्न हो गई थी वनीता। ड्राइंग रूम के कोने में रखी प्रतिमा सी जड़। दुष्यंत कह रहा था, डोंट बी इमोशनल यार, मान लिया यहाँ मछलियाँ कैद हैं पर कम से कम सुरक्षित तो हैं। उन्हें खाना मिलता है, हवा है, पानी है और एटमॉस्फेयर भी उनकी पसंद का है। देन व्हाट्स रॉन्ग। विनीता ने आगे लिखा, अभी तक इसी समीकरण के तहत स्त्री के अस्तित्व को सहेजा गया, उसके व्यक्तित्व को मान्यता दी गई। चार दीवारी के भीतर डराया गया कि बाहर जाने पर खतरा है। भोजन अर्जित करना चुनौती है और चुनौती स्वीकार करने के लिए साहस और शक्ति चाहिए, जबकि तुम अबला हो। लेकिन नहीं, आज उसे सीमाबद्ध नहीं, विस्तार चाहिए। खतरों से दो चार होने की क्षमता उसमें है। केवल भरोसा करना होगा। अपनी पैठ का आंकलन वह स्वयं करेगी कि वह कितने पानी में है। थोड़ा विराम देने की नीयत से वनीता फिर बालकनी में आ गई। बस्ती के बच्चों का झुंड अभी खेल रहा था। वे घेरा बनाकर जोर जोर से गा रहे थे। उसने एकाग्र होकर सुना तो समझ सकी
बचपन की एक मुस्कान उसके होठों पर तैर गई। उसने भी बच्चों के साथ उन शब्दों को दोहराया, हरा समुंदर, गोपी चंदर, बोल मेरी मछली, कितना पानी। घेरे के बीच खड़ी लड़की अपने हाथों के संकेतों से पानी का माप बताती जा रही थी। इतना पानी, टखनों से लेकर कंठ तक। ये सवाल अनायासी वनिता की सोच के केंद्र में ठहर गया। कितना पानी, उथला या अथाह? कितने पानी में है औरत की आज़ादी? क्या सीमाएं हैं? सीमाबद्ध अकेरियम या सागर का अनंत नीलापन? बालकनी से हटकर जब वह अंदर आई तो देखा दुष्यंत उसका लिखा हुआ आलेख पढ़ रहा है। बाद में बोला, तुम एक सरकारी विभाग के प्रोग्राम में पेपर पढ़ने वाली हो, ना कि किसी लिटरेरी सेमिनार में। मेक इट सिंपल एंड रूटीन यार। आई मीन प्रो गवर्नमेंट। अरे यार, झांसी की रानी से लेकर अहिल्याबाई, सरोजनी नायडू, इंदिरा गांधी, सुष्मिता सेन, पीटी उषा, मैरी कॉम, सुनीता विलियम्स का जिक्र कर दो, तालियों के लिए इतना काफ़ी है। डोंट थिंक सो डिफरेंट एंड सो हाई फाई, जिसे न लोग समझते हैं न सरकार पसंद करती है। वनीता, बी प्रैक्टिकल यार। कभी कभी दुष्यंत उसे विचित्र लगता है, कभी एक पहेली जैसा। वो कभी बहुत सुलझा प्रगतिशील सहयोगी दिखता है, तो कभी सनातनी रूढ़ प्रतिद्वंदी जैसा। कौन सा मास्क है, कौन सा असली चेहरा, समझना मुश्किल है। कभी सोचती है शायद दुष्यंत खुद ही दुविधा का शिकार है। ऑफिस में बैठी वो यही सोच रही थी। दुष्यंत सोच में था, इसलिए कल शाम की घटना भी याद आ गई। स्नेहिल फ़ोन पर अक्सर लंबी बातचीत करती है और दुष्यंत हमेशा उस पर खींचता है। कल भी दुष्यंत ने उसे बुरी तरह डांटा। टीनएजर्स की बढ़ती उद्दंडता पर लंबा लेक्चर पिला दिया। उधर स्नेहिल भी गुस्से में फूट पड़ी। माँ से उन्मुख होकर बोली, पापा भी तो लंबी लंबी कॉल करते हैं, फ़ोन पर इंसिडेंट सुनाते हैं दोस्तों को, पॉलिटिक्स और ऑफिस डिस्कस करते हैं, और हमारे लिए रिस्ट्रिक्शंस। इट्स नॉट फेयर ममा। वनीता ना रोकती तो दुष्यंत का स्नेहिल पर हाथ ही उठ जाता। उसने रात को दुष्यंत को शांत करने की कोशिश करते हुए कहा, बच्चे बड़े हो गए हैं, इस उम्र में दोस्तों से गपशप होती ही है। दुष्यंत ने कहा, हाँ, ओनली गपशप एंड रोमांस ही होता है, नथिंग एल्स। कम ऑन दुष्यंत, रियलाइज अ थिंग, सब कुछ बदल रहा है। बात बात पर रोक टोक से बच्चों का नेचुरल डेवलपमेंट पर असर पड़ता है, उनमें कॉम्प्लेक्स। बीच में ही बात काट कर दुष्यंत ने कहा, ये सब बुकिश है, उद्दंड होना कोई अच्छी बात नहीं है, और लड़कियों को तो और सलीके से रहना चाहिए। यानी लड़कों के लिए सलीके की जरूरत नहीं है, वनीता ने व्यंग किया। दुष्यंत चिढ़ गया। औरत मर्द में जो नेचुरल डिफरेंसेस हैं वे मिट नहीं सकते, समझी इन लिबरलाइज्ड वुमेन। कुछ पल शांत बनी रही वनीता, फिर उसकी आंखों में आंखें डालकर कहा, डोंट वरी, वो दिन अब दूर नहीं जब पुरुष गर्भ धारण करेंगे, तब पूछूंगी तुमसे। आशा के विपरीत वो मुस्कुरा उठा और निकट आकर विनीता की आंखों में झांकता रहा। फिर बोला, यू नॉटी, बहुत बदमाश हो गई हो। कथन के साथ ही बाहों में बांधकर चुंबनों से उसका चेहरा भर दिया। ये क्या था, समझ नहीं पाई वनीता। वो कसमसाई थी और उसका विरोध, खींच, गुस्सा सब शरीर के ताप में तरल हो गया। ऐसा अक्सर होता है, उसे जो सही लगता है पति को अच्छा नहीं लगता। क्या कहे, क्या करे? ये द्वंद्व आज की औरत का है या सिर्फ विनीता का? विचारों की उलझन में उलझी विनीता को पता ही नहीं चला कि रामभज उसके सामने न जाने कब आकर खड़ा हो गया। रामभज जो कह रहा था उसे वनीता ने साफ साफ सुना, परंतु समझ में कुछ नहीं आया। इसलिए अबूझ पहेली के समान सामने खड़े रामभज ने नाम जुड़वाने वाला फॉर्म उसे पकड़ाया। फॉर्म देखकर बड़े धैर्य से उसने पूछा, कौन है ये सोनवती? जी साहब, बहू है हमारी, इत्मीनान भरा उत्तर दिया रामभज ने। तेरी क्या लगती है? वनीता ने फिर पूछा। जी बहू है, वही उत्तर आया। वनीता ने अचकचा कर इधर उधर देखा। हाल में बहुत सहकर्मी थे, किंतु साथ वाली सोडी की मेज पर आसपास खड़े मिस्टर ग्रोवर, मिस्टर शर्मा, मिस्टर लाल इधर ही देखते हुए नाटक का मजा ले रहे थे। रामभज का जवाब सुनकर वे लोग जोर से हंसे। सोडी ने हंसते हुए प्रश्न उछाला, अबे ये तो बता, तेरे बेटे की क्या लगती है ये सोनवती? रामभज संकोच से सिमटता हुआ सा पहले मुस्कुराया, फिर बोला, साहब आप तो मस्खरी कर रहे हैं।
जब वो हमारी बहू है तो बाल बच्चन की तो महतारी ही लगेगी ना साहब। विराम देकर वो फिर बोला, अब आप चाहे कछु कहें, आप ही के बच्चे हैं, आप बाबू लोग मालिक ठहरे। जोरदार ठहाका गूंजा। वनीता ने भी किसी तरह से अपनी हंसी को रोका। मुस्कुराहट भी ना दिखे इसलिए रुमाल से मुंह पोंछने लगी। लेकिन उसके आश्चर्य की सीमा नहीं थी। 50-55 साल का रामभज 20-22 साल की सोनवती को ब्याह लाया था। वनीता निगम के मानव संसाधन विभाग में थी, इसलिए उसका पारिवारिक लेखा जोखा उसे याद था। उसे मालूम था कि रामभज ने पहली पत्नी के मरने के बाद दूसरा विवाह कर लिया था। चाहिए तो ये था कि उसकी दूसरी पत्नी की उम्र भी 35-40 के आसपास हो, लेकिन 20 साल की ये सोनवती। वनीता के सामने कई सवाल और शंकाएं थी। रामभज अपनी कहानी बताकर उसे आश्वस्त करने का प्रयास कर रहा था। उसकी कहानी कुछ ऐसी थी। पहली पत्नी 3 बच्चों को जन्म देकर चल बसी। रामभज की दूसरी शादी हुई बनेरी के गांव में। शहर का रहने वाला रामभज खेतों में कोसों पैदल चलकर बाप दादाओं को खूब कोसता था। बनेरी गांव में मनसा काका थे, गांव वाले जिन्हें छोटे काका कहकर बुलाते थे। छोटे काका की 3 लड़कियां थीं। सबसे बड़ी लड़की की गांठ रामभज से बांध दी। खस्ताहाल परिवार था, इसलिए ना दुहाजूपन देखा ना रूप रंग। हाँ, सरकारी कंपनी में नौकर था, इसलिए सारे खोट माफ थे। कपड़ा लत्ता जेवर मकान सब रामभज के पास था। जब ससुराल जाता तो सभी देवता की तरह उसकी आरती उतारते। जितने दिन भी रामभज वहां रहता, घर में उत्सव का सा माहौल बन जाता। अड़ोस पड़ोस में खूब चर्चाएं होती, भाई जमाई हो तो छोटे काका के जैसा। लड़की भी अपने भाई बहनों के लिए कपड़े लत्ते साज श्रृंगार की चीज़ें छोड़ कर ही आती थी। वे ईश्वर से यही कामना करते थे कि जिज्जी साल में 4 बार गांव आए, पर आना जाना तो बरसों में ही हो पाता था। दूसरी बीवी से भी 3 बच्चे हुए, पर तीसरे बच्चे के जन्म के साथ ही वो बीमार पड़ गई। बीमारी लंबी हो गई, बहुत इलाज कराया पर कोई फ़ायदा नहीं हुआ। बच्चों की देखभाल और घर के कामकाज सब बिखर गए। मजबूर होकर रामभज पत्नी को उसके मायके ले गया। घर में पहले सा उल्लास छा गया। रात को खाना खा चुकने के बाद औसारे में ससुर के साथ हुक्का गुड़गुड़ाते हुए रामभज ने अपने मन की बात कह दी। बोला, ये तो अब हमारे किसी काम की नहीं रही काका। बहुत दवा दारू किया पर सब बेकार रहा। अब इसे यहीं रखो, हवा पानी बदलने से शायद ठीक हो जाए। खर्चा पानी हम भेजते रहेंगे। काका हुक्का गुड़गुड़ाता रहा, सोचता रहा। निर्णय दूसरे दिन सुबह दामाद को चाय पिलाते हुए सुनाया। बड़े अपनेपन से कहा, कुंवर जी आप चिंता मती करो, कमली को यहीं छोड़ जाओ। हम चुटिया वाले हकीम को दिखाएंगे, बहुत हुनरमंद है, सब ठीक कर देंगे। और फिर थोड़ा रुककर अपनी बात पूरी की। तुम फिक्र मती करो, सोनवती को विदा कर देंगे आपके साथ। बहन का ही तो घर है, संभाल लेगी, क्या कहते हो? रामभज क्या कहता? उसने तो सोचा भी नहीं था जो होने जा रहा था। उसे लगा पृथ्वी पर उससे भाग्यशाली मानुष कोई दूसरा होगा ही नहीं। विवाह के समय रजनी 2 साल की और सोनवती 5 साल की थी। अब 20 बरस की जवान लड़की है, सोने के जैसी। सोनवती से बड़ा एक लड़का भी है जो चोरी चकारी में माहिर है और ताड़ी पीकर जहां तहां पड़ा रहता है। घर में क्या हो रहा है उसकी बला से। तीसरे दिन रिश्ते और पड़ोस की कुछ औरतों के सामने कमली ने नए बिछुए अपने हाथ से सोनवती को पहना दिए। इस तरह रामभज पुरानी बीमार पत्नी के बदले नई जवान पत्नी शहर ले आया। ऑफिस के रिकॉर्ड में पत्नी के स्थान पर उसी का नाम दर्ज करवाने आया था, वनीता के पास। वनीता ने यह सारा किस्सा डूबते दिल से सुना था। उसने सोनवती की विदाई के समय में कमली की आंखों की कल्पना की तो मन द्रवित हो गया। सोनवती के चेहरे पर भी वो उजास की आशा नहीं कर सकी। उसका चेहरा बार बार धुआं धुआं हो जाता था, क्योंकि अभी सबसे छोटी रजनी शेष थी। महिला दिवस आयोजन की समाप्ति पर वनीता ने राहत की सांस ली। बिना उत्साह के भी सब कुछ अपने आप होता गया, पूर्व निर्धारित सा, एक लकीर पर दूसरी लकीर जैसा। लोगों ने खूब तालियां बजाईं। व्यक्तिगत रूप से भी उसे बहुत बधाइयां मिली, तो उसे लगा सब कुछ ठीक ठाक ही हुआ है। रामभज की रामकथा सुन लेने के बाद तो वो बिल्कुल बुझ ही गई थी, इसलिए उसके मन में कचोट उठ रही थी, ये सच नहीं है, झूठ है, धोखा है, आडंबर है। किंतु मिस सिंह ने कहा, आयोजन की सफलता हमारी सफलता है, एक स्त्री की सफलता है, हमें खुश होना चाहिए।
और शाम को घर लौटते हुए वनीता सोच रही थी, बेमानी है ये खुशी, ढोंग है ये सफलता का दिखावा। यदि प्रतिबद्धता ना होती तो लानत भेजती ऐसे महिला दिवस आयोजन को, क्योंकि वनीता को उसकी अधिकारी मिस राजपूत ने अर्जेंट काम बताकर उसे आयोजन में जाने से मना कर दिया था। वनीता ने भाग दौड़ की, मगर सभी ने अपने से ऊपर के अधिकारी से परमिशन को ज़रूरी बताकर टाल दिया। मिस राजपूत ने अति आवश्यक कहकर कुछ फाइलें उसकी टेबल पर भिजवा दी। खीज और गुस्से को काबू करती कुछ रुआंसी सी हो गई थी वो। एक बार तो सोचा कि मिस राजपूत को खरी खोटी सुना ही दे और इस मुद्दे को खूब उछाले कि उसे महिला दिवस के आयोजन में ही जाने नहीं दिया जा रहा, बाद में जो होगा सो देखा जाएगा। लेकिन नहीं, वो खून का सा घूंट पीकर रह गई। उसने स्वयं को सहेजा और काम में जुट गई, पर अभी उसे और अपमानित होना था। इसी दौरान मिस राजपूत दूसरे अधिकारी मिस्टर वर्मा के साथ गर्दन उठाए विजयी मुद्रा में चहलकदमी करती हुई 2 बार उधर से गुजरी। चलते चलते उनके द्वारा की गई टिप्पणी को शुभेच्छुओं ने वनीता तक पहुंचा दिया। गाना गाएंगी स्टेज पर, मुजरे का इतना ही शौक है तो देखता हूं इसकी अकड़ कैसे ढीली नहीं होती। अपने को क्लर्क नहीं बुद्धिजीवी समझती है। तब उसे लगा स्त्री के स्वागत में गाया जाने वाला गीत, उसका आज़ादी पर लिखा हुआ आलेख सब पाखंड है। चंद महानगरों में मुट्ठी भर स्त्रियों की रंगीन छवियां आधी दुनिया की तस्वीर नहीं हो सकती। किस आज़ादी का सेलिब्रेशन है? अपमान के उस अथाह सागर में डूबने से बचा लिया था मिस सिंह ने। वो आयोजन की संयोजिका थीं, जनरल मैनेजर से उनके मधुर संबंध थे। वो वनीता को लेकर जीएम के पास गईं। वहाँ से उन्हें अनुमति मिलने में तो कोई कठिनाई नहीं हुई, लेकिन वनीता जानती थी कि कल जब मिसेज राजपूत सीट पर गैर हाजिर होने का एक्सप्लेनेशन मांगेंगी या हाफ डे लीव लेने के लिए कहेंगी, तो उस वक्त ये परमिशन बेमानी हो जाएगी। उसे ये लड़ाई अपने बूते पर लड़नी होगी। उसी उधेड़बुन में जब वो घर पहुंची तो वहाँ का वातावरण भी बोझिल सा लगा। शुभम ने सहमे हुए अंदाज से सूचना दी, दीदी अभी तक नहीं लौटी है। फ़ोन आया था कि सहेली के घर बर्थडे पार्टी है, देर से आएगी, पापा गुस्से में हैं। दीदी को तो फ़ोन पे ही डांट दिया। वो जड़ हो गई, ये क्या हो रहा है? उसके आसपास इतना उद्वेलन क्यों है? क्या वो सह पाएगी? क्यों स्थितियां उसे निरस्त करने को आतुर हैं? वनीता घर आ गई है ये जानकर भी दुष्यंत अपने कमरे से बाहर नहीं आया। बच्चों की तरह गुस्से में भरा बैठा रहा। जब वनीता ही उसके पास आई तो एकदम उबल पड़ा। गुड, वेरी गुड। तुम वहाँ आज़ादी के गीत गा रही हो और बच्चे यहाँ आज़ाद हो रहे हैं। तुम्हारी लाडली बर्थडे पार्टी में है, कब आएगी कुछ पता नहीं। बिना प्रतिकार किए वनीता चुपचाप सुनती रही। कुछ कहने सुनने की ताकत उसमें नहीं बची थी, लेकिन दिल की घबराहट घड़ी की टिक टिक के साथ निरंतर बढ़ रही थी। दुष्यंत ठीक ही तो कह रहा है, अगर कुछ मिस हैपनिंग हो गई तो? सचमुच माथा पकड़कर रोने के सिवा क्या करेंगे हम? लगभग 11 बजे लड़के लड़कियों से भरी एक कार में से उतरकर स्नेहिल घर पहुंची तो दुष्यंत ने खूब डांटना फटकारना चाहा, पर वनीता ने बड़े सलीके से रोक दिया। बोली, तुम टेंस मत हो, मैं इससे बात करूंगी, समझा दूंगी, आगे से ध्यान रखेगी। प्लीज़ दुष्यंत, लीव हर नाउ एंड डोंट शाउट। फिर भी दुष्यंत बहुत देर तक बुड़बुड़ाता रहा। वो स्नेहिल को क्या समझाएगी उसे खुद नहीं मालूम। कोई एक मुकम्मल तस्वीर नहीं थी, ना उसके पास शब्द थे। मस्तिष्क में केवल झंझा थी, उसे नींद नहीं आ रही थी। कतरा कतरा करके पूरा दिन, पूरा जीवन खोखला हुआ लग रहा था। वह उठी, बच्चों के कमरे में गई। शुभम निश्चिंत सोया था, स्नेहिल सुबकते सुबकते सो गई थी। कपोल पर सूख गए आंसुओं के अंश थे। वह बहुत देर तक बेटी के बालों को सहलाती रही, इस डर से कि कहीं उसकी नींद न टूट जाए। वनीता बैठक में आ गई। मछलियां टैंक में फिसल रही थीं, सीमित आकार, सीमित जल में सुरक्षित। उसे लगा उनमें एक मछली स्नेहिल के चेहरे वाली हो गई है, एक उसके चेहरे वाली भी है। दुष्यंत भी तो यही कहता है, विस्तार में खतरा है, बड़ी मछलियों का खतरा, जाल कांटों का खतरा। उसने महसूस किया पूरा फिश टैंक एक बड़ी मछली हो गया है, मिसेस राजपूत के चेहरे वाली मछली जो उसे निगलने को मुंह खोल रही है। जोखिम में ऊंचाइयां भी तो हैं, उसने सोचा। फिर ये बेचैनी क्यों, दुविधा क्यों? क्यों नहीं उसने स्नेहिल का पक्ष लेकर दुष्यंत का विरोध किया? क्यों उसे लगा कि दुष्यंत ठीक कह रहा है? स्नेहिल का अच्छा बुरा हमें देखना है और परिवार की प्रतिष्ठा बनाए रखना भी हमारी जिम्मेदारी है।
वनीता ने बालकनी में आकर खिड़की खोल दी। बाहर चांदी में अजगर का रंग चांदी सा निखरा हुआ था। झुग्गी बस्ती में बेफिक्री का सन्नाटा था। फिर भी उसे लगा जैसे चंद लड़कियों की छायाएं वहां खेल रही हैं। उनमें कई चेहरे उसे परिचित से लग रहे थे। सोनवती, रजनी का चेहरा, स्नेहिल का चेहरा, कमली का चेहरा, मिसेस राजपूत और मिसेस सिंह का चेहरा और अनेक अनजाने चेहरे। उनके खेल के गीत की स्वर लहरी उस तक पहुंच रही थी। बोल मेरी मछली। प्रश्न हवा में गूंज रहा था, स्थिर, निष्पंद, किंतु उत्तर देने के लिए लड़की का स्वर नहीं आया। वनीता की तीव्र इच्छा हुई कि वह जोर से चिल्लाकर इस प्रश्न का उत्तर दे दे, परंतु उसके गले से भी आवाज़ नहीं निकली और ना ही उसके हाथ पानी के स्तर का संकेत देने के लिए उठ सके। दिग्भ्रमित सी वह अनिर्णय की स्थिति में प्रतिमा बनी खड़ी रही। अंधेरे में सच को खोजती हुई लड़कियां चिल्ला चिल्ला कर अभी भी पूछ रही थी, बोल मेरी मछली, कितना पानी। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? रह गए ना सन? अब मैं छोड़ देता हूँ आपको थोड़ा विचार मंथन के साथ। कहानी सुनने के बाद जो आपके मन में विचार आए हैं उनको ज़रूर साझा कीजिएगा और आपके सभी कमेंट्स को राजकमल जी देखेंगे और उनके जवाब भी देंगे। तो बहुत जल्द हम फिर मिलेंगे एक और थॉटफुल यूज़फुल वीडियो के साथ। तब तक कीप प्रैक्टिसिंग, अभ्यास करते रहें, अच्छा सोचें, अच्छा बोलें, अच्छा करते रहें। नमस्कार।